पार्टनरशिप फर्म के साथ जब वो डील करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस बैंक को लेने हैं, है ना। पार्टनरशिप क्या होता है, सबको पता है। पार्टनरशिप इज बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जो है एक एग्रीमेंट रेडी होता है और जिसके थ्रू वो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, है ना। और पार्टनरशिप डीड जो होता है क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट। ओरल भी होता है एग्रीमेंट और रिटन भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म्स रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, ये भी बात पता है तुम लोगों को, ठीक है। जब भी इसमें कुछ आपको पता है कि क्या क्या कंडीशन होता है एक पार्टनरशिप के लिए, तो अगर 1932 की बात करें, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें जो बैंकिंग अगर बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो तो मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, 10, मिनिमम 2। इन अदर बिजनेस कितने लोग होने चाहिए, पार्टनरशिप फर्म यहां तक क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप फर्म में जो लोग होंगे, जो पीपल, जो पार्टनर्स होंगे, वो कितने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन द बैंकिंग एंड मोर देन 10 मींस 20 इन अदर बिजनेस, राइट। तो ये बेसिकली टोटल रेशियो है। अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है ऐसे कोई भी फर्म का, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का, और इसमें जो नंबर है वो एक्सीड होगा, मैक्सिमम नंबर से ज्यादा अगर पार्टनर्स होंगे, एक्सक्लूडिंग माइनर्स को हम बेसिकली नंबर में काउंट नहीं करते हैं। किसको काउंट नहीं करते हैं, माइनर को। तो अगर मान लो कि नॉर्मल नंबर्स एक्सीड होगा तो ऐसे फर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलीगल। तो इलीगल फर्म के लिए आप कभी भी अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो फर्म का अकाउंट ओपन होगा वो कभी भी पार्टनर के नाम पर वो अकाउंट ओपन नहीं होगा। मान लो कि उसमें अभी प्रिया है, राजवी है और मान लो अभिषेक है, तो ये तीनों पार्टनर्स हैं, तो इन तीनों का इंडिविजुअल या अलग अलग नाम से आप अकाउंट ओपन नहीं कराओगे फर्म के लिए। यानी फर्म का जो अकाउंट ओपन होगा दैट विल बी इन द नेम ऑफ द फर्म जो भी है आपका पार्टनरशिप फर्म, उसके नाम पर आप अकाउंट ओपन कराओगे। इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पे अकाउंट ओपन नहीं होगा। हाँ, आप अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वो आप करवा सकते हो, लेकिन फर्म और बिजनेस को रन करने के लिए अगर अकाउंट ओपन करा रहे हो तो वो फर्म के नाम पे होगा। आई बात समझ में यहां तक। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी अकाउंट जो है फर्म का अगर ओपन होता है बैंकर के द्वारा, तो वो तभी होगा जब उसके लिए एप्लीकेशन रिसीव करेगा बैंक। और वो एप्लीकेशन कौन देगा, जो बेसिकली पार्टनर्स हैं वो, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि कोई एक पार्टनर ने भी एप्लीकेशन दे दिया कि मुझे फर्म के लिए अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर एक पर्सन भी एप्लीकेशन देता है, एक पार्टनर भी देगा तो हो जाएगा। लेकिन बैंक चाहता है, बैंक बेसिकली रेसिस्ट करता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ साइन करके एप्लीकेशन दे। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। और सारे जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे सबका स्पीसमैन सिग्नेचर क्यों रिक्वायर्ड है, टू मेक द रिकॉर्ड इन द बैंक में रिकॉर्ड रखने के लिए कि स्पीसमैन सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, सबके सिग्नेचर चाहिए होंगे जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक। नेक्स्ट है कि पार्टनरशिप लेटर और मैंडेट, बैंकर जो है शुड टेक अ लेटर साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। उसमें उनको एक लेटर चाहिए होगा जब वो अकाउंट ओपन करवाएंगे, और उस लेटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर का एड्रेस कहाँ रहते हैं और उनका नाम, ठीक है। सेकेंड, जो नेचर ऑफ बिजनेस जो वो चलाना चाहते हैं, यानी कौन सा बिजनेस आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू रन करना चाहते हो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो आप मेंशन करिएगा। उसके अलावा कोई भी पर्सन, अगर मान लीजिए 4 पार्टनर है या आप 3 जो पार्टनर हैं, उसमें से अगर आपने किसी एक को ही ऑथोरिटी दिया कि वही पर्सन चेक साइन कर सकता है या वही पर्सन जो है वो बैंक अकाउंट को बेसिकली ऑपरेट कर सकता है, तो ये भी आप स्पेसिफिकली मेंशन करिएगा उस लेटर में। आई बात समझ में कि द नेम्स ऑफ द पार्टनर एंड पार्टनर्स हु विल ऑपरेट द अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी फर्म के बिहाफ में जो रन करेगा अकाउंट को, ठीक है, और जिसके पास ऑथोरिटी है टू ड्रॉ द बिल्स चेक्स,
और सेल करना मॉर्टगेज और प्रॉपर्टी, उसका भी नाम आप स्पेसिफाई करेंगे। हो सकता है सिर्फ 2 पार्टनर को ये राइट मिला हो, जैसे आप 3 है लेकिन आप 2 पार्टनर को मिला हो ये राइट, लेकिन ये राइट तभी आप बेसिकली समझोगे जब ये कंसेंट तीनों का हो, यानी तीनों इस चीज के लिए कंसेंट साइन करें। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अगर आपने किसी को स्पेसिफिकली ऑथोरिटी दे भी दिया हो कि वही पर्सन अकाउंट को हैंडल करेगा, तो उसमें कंसेंट सबका होना चाहिए। जैसे मिलकर के क्लासरूम के लिए एक मॉनिटर बना भी लिया हो तो सबका कंसेंट की जरूरत होती है ना, वैसे ही लाइक दैट। क्लियर हो गई बात? समझ में आया तक? नेक्स्ट जो है रिवोकेशन टू ऑफ ऑथोरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट, ठीक है, यानी रिवोकेशन का मतलब क्या है कि जो ऑथोरिटी गिवन है फेवर ऑफ द किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, जो इससे पहले वाले पॉइंट में बताया, ठीक है, टू ऑपरेट द फर्म्स अकाउंट मे बी विथड्रॉन बाय एनी ऑफ देम बाय गिविंग अ नोटिस टू द बैंकर। यानी जिस पर्सन को ऑथोरिटी मिला हो, मान लो कि 3 आप पार्टनर थे और ऑथोरिटी मिला था प्रिया को, और इसमें राजवी और अभिषेक का भी क्या था, कंसेंट था, ठीक है, इन दोनों का भी कंसेंट था। अब यहां पर अगर राजवी को मन करे या फिर उसको कुछ मतलब इट्स नॉट अबाउट कुछ प्रॉब्लम लगे या कुछ ऐसा लगे कि नहीं यू आर नॉट द प्रॉपर पर्सन टू हैंडल द अकाउंट, ऐसा कोई भी रीजन हो, तो ऐसे सिचुएशन में राजवी एप्लीकेशन देगी और जो प्रिया का ऑथोरिटी जो मिला हुआ है वो क्या हो जाएगा, विथड्रॉन हो जाएगा, या नहीं ले लिया जाएगा वापस। आई बात समझ में? क्लियर होगी बात? तो रिवोकेशन का यहाँ मतलब यही है कि आप जो ऑथोरिटी मिला था उस ऑथोरिटी को वापस कभी भी ले लिया जा सकता है, और इसके लिए एप्लीकेशन कौन देगा, जो पार्टनर्स है वो, बैंक ये चीज नहीं करेगा, पार्टनर्स जो होंगे वो ऐसा कर सकते हैं। अगर एक भी पार्टनर चाहे तो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि अभिषेक चाहे और राजवी ना चाहे तो अभिषेक कैन डू दैट। यानी एक कोई का भी अगर ये है पॉइंट कि नहीं मुझे विड्रॉ करना है तो वो कर सकता है। हाँ, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अ पार्टनर, ठीक है, a partner authorized to operate the firm's account cannot delegate his authority to another person without the consent in writing to all other partners। इसका मतलब ये हुआ, यहां रिवोकेशन वाली बात हुई, विड्रॉन मतलब बेसिकली एक तरीके से रिवोकेट किया गया, ले लिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर प्रिया चाहे तो she cannot delegate the authority to operate the firm's account without consent of the other partners। एग्जाम्पल के लिए यहां लेना, इससे पहले वाला कंडीशन। सेकंड, अगर इफ शी वांट तो ये अकाउंट ट्रांसफर कर रही है, बेसिकली ऑपरेट करना किसको, अभिषेक को, लेकिन विदाउट कंसेंट ऑफ राजवी इट इज नॉट पॉसिबल, वो भी रिटेन में कंसेंट देना पड़ेगा, वो भी कहां पर, बैंक में। क्लियर होगी बात? सबका कंसेंट है तो फाइनली यू कैन बेसिकली गिव और डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेटिंग द अकाउंट टू अभिषेक। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज इफ अ चेक पेएबल टू द फर्म इज एंडोर्स्ड बाय अ पार्टनर इन हिज ओन फेवर। एंडोर्स करना मतलब थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना, ये कंडीशन पता है? चलिए यहां सिचुएशन देखिए क्या है। चलिए, if a check payable to the firm is endorsed by a partner in his own favor, ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई चेक आया फर्म के नाम पे, चेक किसके नाम पर आया, फर्म के नाम पे चेक आया, और किसी ने उसको अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, पर्सनल अकाउंट में पेमेंट के लिए ट्रांसफर कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बैंक वैसे चेक को क्लियर करेगा जो पर्सनल अकाउंट में जा रहा है? नो। लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट होता है, मतलब बाकी पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं, ए जो मान लो कि प्रिया जो ऐसे पर्सनल अकाउंट के लिए अपने ट्रांसफर करना चाहती है, तो राजू और अभिषेक कह रहे हैं कि हाँ कर दीजिए ट्रांसफर, बैंक को कह रहे हैं कि नहीं कर दीजिए। हो सकता है कि फर्म के लिए इसने अपने पॉकेट से कुछ पैसे लगाए हों, कोई भी कंडीशंस हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बाकी पार्टनर्स की रजामंदी होगी कि भाई प्रिया जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है वो चेक को क्लियर कर देगा। लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होता है तो दैट चेक इज नॉट गोइंग टू बी ऑनर्ड, बट वो चेक को क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए अब इम्प्लाइड ऑथोरिटी किसी पार्टनर का क्या है? इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब पहले से जो लागू है, अगर आप पार्टनरशिप में एंट्री करते हो तो पहला चीज कि पार्टनर
जो है वो एजेंट की तरह भी काम करेगा, किसके लिए? अपने बेसिकली एजेंट की तरह काम करेगा फर्म के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए। और वो फर्म में सब एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रहा है सबके लिए वो क्या है? बाइंडेड है, लाइबल है, जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठीक है, यहां तो समझ में आ ही गया, वो जो भी एक्टिविटीज होगा उसके लिए बाइंडेड। चलिए बोरोइंग पावर्स ऑफ अ पार्टनर। इसमें भी कुछ सिचुएशन है। क्या क्या सिचुएशन देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? पीयूष, पीयूष समझ में आ रहा बेटा? क्या बोलता है कि 19 आपका जो सेक्शन 19 है, सब क्लॉज 1 कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कि अगर कोई पार्टनर जो है वो चाहे तो बेसिकली पैसा ले सकता है, बोरो कर सकता है, फॉर द बेसिकली फॉर विच पर्पस? फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनर जो है वो पैसा ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंसेंट की किसकी जरूरत है? बाकी पार्टनर्स की। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो बोरोइंग पैसा अगर डेप्ट बन जाता है, यानी कि वापस नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे पेमेंट करने के लिए। वो पर्सन लाइबल नहीं होगा जो उसने पैसा लिया है, मे बी लिया एक पर्सन हो बट बाकी के कंसेंट से लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर डेप्ट बन जाएगा आपका पैसा, यानी कि अगर आप चुका नहीं पाओगे, तो एवरी पार्टनर इज लाइबल टू पे दैट अमाउंट। आई बात समझ में? यहां तक कंडीशन समझ में आया? ठीक है, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए? फर्म के बिजनेस को रन करने का पर्पस होना चाहिए लोन लेने का, ठीक है। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर किसी एक पार्टनर ने लिया हो और उसके बारे में नॉलेज किसी को ना हो और वो डेप्ट बन जाए, तो वो पर्सन ही बेसिकली उसके लिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। अब वहां पर किसी एक के भी ऑथोरिटी एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे और उस वही सारे के सारी एक्टिविटीज को कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है पार्टनरशिप में, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब कंडीशन आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर्स की डेथ होती है तब क्या 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 चीजें होंगी, ठीक है। इफ अ पार्टनर डाइज, ऐसा हो सकता है 3 पार्टनर है कोई भी और उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है कि पार्टनरशिप जो आपका जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? कई बार डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर वो डिसॉल्व हो गया और बिजनेस अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत से वो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो फर्म बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो फर्म का जो अकाउंट है वो क्या कर दिया जाएगा? क्लोज कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? और ये ज्यादातर तब पॉसिबल होता है जब कोई ओरल एग्रीमेंट होता है, कोई प्रॉपर ओरल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है ही नहीं, और कोई भी बात अगर ओरल है तो डेफिनेटली कोई प्रूफ और एविडेंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार जो फर्म होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसको रन करेंगे, तो कई बार फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। क्या नहीं होगा? फर्म डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और फिर न्यू पार्टनर जो आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो एंटर करेंगे, फिर जाके आपका जो अकाउंट है या तो आप दोबारा भी ओपन करवा सकते हो या तो फिर वो ही फिर रन करना स्टार्ट करेगा। आई बात समझ में? अब यहां एक और कंडीशन है कि जो पार्टनर की डेथ हुई उनके जो लीगल हियर है, यानी उसका जो बेटा या बेटी कोई भी अगर है, तो अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है? कभी भी पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं होगा। कभी भी याद रखना, पार्टनरशिप फर्म का रूल ये है कि कभी भी इसमें ना आपका वो सिचुएशन नहीं होगा जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वो सिचुएशन पार्टनरशिप में कभी नहीं होगा। आई बात समझ में? मोनार्की सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। पार्टनर्स जो भी होंगे, 4 पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर की डेथ होती है तो इसका बेटा या बेटी पार्टनर बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकता है बाकी 3 पार्टनर चाहे तो। एग्जैक्टली आई बात समझ में? हाँ, लेकिन जिस पार्टनर की डेथ हुई है
अगर उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग बचा है, यानी पैसे बचे हुए, मान लो कि 5 लाख रुपए इसका प्रॉफिट था, तो उसके लिए बच्चे जो है, लीगल हियर जो है, उसकी वाइफ या बाकी जो लोग हैं, वो उसके लिए दे कैन आस्क, वो पैसे के लिए दे कैन आस्क, बट दे कैन नॉट आस्क टू एंटर इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर लाइबिलिटी, ऐसे बहुत रेयर सिचुएशन होता है, अगर लाइबिलिटी होगा तो पर्सनल उसके अकाउंट से चला जाएगा पैसा, मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब उसके पर्सनल जो एसेट्स वगैरह उससे भी चले जाते हैं, ठीक है। अगर 100% आपका डिसॉल्व हो रहा है फर्म और आप डेबिट में है, तो उसमें आपके चारों पार्टनर्स का पैसा जाएगा, मतलब चारों पार्टनर को पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक समझ में आया कंडीशन। अब अगर पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है? अच्छा, इससे पहले एक और कंडीशन है डेथ वाले में, कि अगर इफ द फर्म स्टैंड डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि फर्म अगर डिसॉल्व हो गया पार्टनर के डेथ में, तो बैंकर मस्ट क्लोज द अकाउंट इमीडिएटली, तुरंत से अकाउंट क्लोज कर देगा, ठीक है। जैसे ही रिसिप्ट मिलता है, पता लगता है कि भाई पार्टनर की डेथ हो गई है तब, ठीक है। हाँ, विदाउट इंटीमेशन और विदाउट नॉलेज कैसे बंद करेगा? क्लोज तो होगा नहीं। और यहां पर फर्म जो है, फर्म का जो अकाउंट है, अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस यानी कि माइनस में है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स डेथ, यानी एक पार्टनर की डेथ होने से पूरा का पूरा पार्टनरशिप आपका फर्म क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, और आपका फर्म का अकाउंट डेबिट शो कर रहा है, यानी कि माइनस में है, ठीक है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास जो भी आपके पास स्टेट, यानी कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, वो लाइबल होगा बैंक अकाउंट के डेब्ट को फुलफिल करने के लिए। या तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से उसके पेमेंट करो। अब पर्सनल अकाउंट अगर आपका लिंक है पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से, तो सबसे पहला जो डेबिट होगा वो आपके फर्म के अकाउंट के डेबिट बैलेंस के लिए आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। यानी आपको पेमेंट कहीं और करने पहले मिलेगा ही नहीं, कि आपके पास 5 लाख पड़ा हो, इधर 4 लाख डेबिट में है, ठीक है, तो आपको मिलेगा नहीं मौका। दैट विल बी डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम द बैंक। क्लेटन रूल यही कहता है कि अगर आपके पास एक जगह पे अमाउंट डेबिट पर है, और अगर आपके पास वो सबसे पहले कुछ क्रेडिट हुआ अमाउंट, तो सबसे पहले उस डेबिट अमाउंट को बेसिकली मेकअप किया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यहां पर वही सिचुएशन हुआ, डेथ ऑफ अ पार्टनर क्लियर हुआ कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या हुआ? हाँ, ओके, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, his liability toward the banker or any other third party ceases in respect of all transaction undertaken subsequent to date of his retirement। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास जो भी ऑथोरिटी थी, जैसे चेक वगैरह ड्रॉ करने की, अकाउंट्स ऑपरेट करने की, वो सब कुछ सीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर रिटायरमेंट उसके पास कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, यानी कि वो किसी भी तरीके से बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। रिटायरमेंट का जो नोटिस होता है, वो नोटिस भी आपको क्या करना है? पब्लिकली, कई बार पब्लिक नोटिस आता है इसके लिए, और आपको इसका नॉलेज बैंक को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा बैंकर अगर बैंकर को इंफॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है रिटायरमेंट के लिए कि रिटायरमेंट हो चुका है, तो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो कंटिन्यू लाइबल होगा सारी ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म्स इवन आफ्टर डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। इसका कंडीशन समझो क्या है। जैसे मान लो कि आज कितना है? 23rd, ठीक है। 23rd को कोई एक पार्टनर ए जो है वो क्या हो गया है? रिटायर हो गया, ठीक है, रिटायर हो गया ये पर्सन, और 24th को इसके बारे में, यानी कल इसके बारे में नॉलेज मिल गया कि भाई बैंक को कि ये पर्सन ए जो है वो रिटायर हो गया है, ठीक है। अब ए के पास कोई भी राइट नहीं है, सब सीज हो गया है, सब खत्म हो गया, कोई भी लाइबिलिटी अब ए के ऊपर नहीं है। लाइबिलिटी यानी कि बैंक अकाउंट का कुछ भी अब आगे ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए ए लाइबल नहीं होगा, इवन डेप्ट भी है तो अब उसके लिए ए लाइबल नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रीवियस डेप्ट है, प्रीवियस डेप्ट का मतलब है कि अगर रिटायरमेंट से पहले का डेप्ट है तो उसके लिए ए लाइबल है, लेकिन अब रिटायरमेंट डेट के बाद का कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है। यानी 24th के आगे का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए लाइबल नहीं है। लेकिन अगर इसका रिटायरमेंट का इंफॉर्मेशन बैंक को 24th को नहीं मिला, यानी नेक्स्ट डे नहीं मिला,
तो और 24th को कोई भी अगर ए ने ट्रांजेक्शन किया तो उस ट्रांजेक्शन के लिए ए लाइबल होगा। या फिर अगर मान लो एक सप्ताह 1 वीक तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि ए रिटायर हो गया है, तब तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सब के लिए ए लाइबल होगा। आई बात समझ में आता? हाँ बोलो। अब ए जाके बोलेगा बैंक में, ए के बारे में पब्लिक नोटिस भी आता है। अगर कोई रिटायर होता है तो यू कैन पब्लिकली नोटिस, गिव नोटिस अबाउट इट, और आइदर यू कैन बेसिकली गिव नोटिस इन द बैंक। ठीक है कि अब ए जो है वो लाइबल फर्म के अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए नहीं है, अब वो किसी भी चीज के लिए, फर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी के लिए लाइबल नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, जैसे इंफॉर्मेशन मिलने के पहले के जो भी डेब्ट्स वगैरह है उसके लिए ए लाइबल होगा, क्योंकि तब तक तो वो पार्टनर था ना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ चलिए। अब नेक्स्ट क्या है आपका, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में थे हम, ठीक है। और अगर बैंक का अकाउंट फर्म का, मतलब द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, बैंक का अकाउंट है फर्म का, अगर वो रिटायरमेंट होने के टाइम पे डेबिट दिखा रहा है, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने के टाइम पे डेबिट दिखा रहा है, तो बैंकर जो है वो बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर से भी पैसा लेगा। याद रखना, वही वाला कंडीशन हुआ जो मैंने इतनी देर अभी आपको समझाया कि उसके रिटायरमेंट होने के पहले कोई भी डेब्ट है या डेबिट में है, जब वो जा भी रहा है छोड़ करके, जब वो रिटायर हो भी रहा है और उस समय -10 लाख रुपीस आपका पड़ा हुआ है फर्म का अकाउंट, या -5 या -2 लाख कुछ भी पड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में पेमेंट करने का जिम्मेदारी आपका भी है। हाँ, अगर वो -2 लाख से -4 लाख बन जाता है आफ्टर द रिटायरमेंट, देन जो आगे का 2 लाख है उसके लिए ही इज नॉट लाइबल। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके बाद अगर अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन अगर अकाउंट क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिटायरिंग, द बैंकर नीड नॉट टू क्लोज इफ इट, बट द चेक्स ड्रॉन बाय द रिटायरिंग पार्टनर शुड बी ऑनर्ड आफ्टर सिक्योरिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स। और अगर अकाउंट क्रेडिट में शो कर रहा है तो दैट, उसका भी, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगा, या जो भी है उसका भी होगा। और अगर चाहे, अदर पार्टनर्स चाहे, और अगर उसको कोई चेक वगैरह क्लियर करना है और अकाउंट क्रेडिट में है, तो बाकी कंसेंट अगर पार्टनर्स का है तो वो चेक ऑनर हो जाएगा रिटायर्ड पार्टनर का भी। आई बात समझ में? रिटायर्ड पार्टनर का भी चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब आपका अकाउंट क्रेडिट में पड़ा है तो, लेकिन डेबिट में होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रिकंस्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? फिर से बनना, डिसोल्यूशन जब वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या हो रहा है कि जितने भी लाइबिलिटी डेब्ट्स हैं, फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं, अगर पार्टनर रिटायर्ड है तो वो तो वही कंडीशन है। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, लोन वगैरह आपने ले रखा है, तो इसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो नया कोई अकाउंट को ओपन करा सकते हो, अगर आपने रिकंस्टिट्यूट किया हो नया, अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर किया हो तो। ठीक है, थर्ड कंडीशन, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे अगर आपका अकाउंट क्लोज नहीं है तो आप चाहो तो अपना पुराना वाला अकाउंट भी आप रन कर सकते हो, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, और अगर ऐसा लगे कि नहीं कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स में चेंजेस आए हैं या कुछ ऐसा लगे, अगर मान लो कि 4 थे, 4 पार्टनर से एक की डेथ हो गई या एक रिटायर हो गया, तो 3 पार्टनर्स बचे और वो 3 ही पार्टनर्स रन कर रहे हैं बिजनेस को, तो आप पुराने वाले भी से भी चला सकते हो अकाउंट से काम, पुराने वाले अकाउंट से भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिकंस्टिट्यूशन में कुछ नया चीज हुआ है, जैसे आपने 2 पार्टनर्स को एडमिट किया है, ठीक है, तो अब कितने पार्टनर्स बन गए? 5। तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर नए अकाउंट को ओपन करना चाहिए। आई बात समझ में? ये सब विजित पूछो। आप बोले कि मान लो या तो वो रिटायर हो गया या तो वो डेथ हो गया, तो 3 ही बचे, तो वो 3 या तो पुराने वाले अकाउंट को रन कर सकते हैं, या तो कुछ नया अगर चेंज हुआ है तो वो नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और अगर कोई भी डिसॉल्व हो रहा है अकाउंट, मतलब डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक वो फर्म के सारे अकाउंट को फ्रीज कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? सब फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब तक कोई नया नोटिस या नया इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्लियर?
चलिए, अब अगर एक कंडीशन है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया घोषित होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। तो इंसॉल्वेंसी सिचुएशन जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर एक साथ इंसॉल्वेंट हो, कई बार एक पार्टनर भी क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। सो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो जैसे डेथ के समय होता है आपका खत्म हो जाना, फॉर्म बेसिकली डिसॉल्व होना, वो सिचुएशन भी हो सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ठीक है, इफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्ररी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसके लिए अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, मैंने पहले बताना एग्रीमेंट अगर है कि हम फर्म को आगे चलाएंगे किसी भी डेथ होने पर भी तो वो चलेगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है एग्रीमेंट तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व, ठीक है। The insolvent partner ceases to be a partner with effects from date he declared as insolvent and he shall not liable to firm for any transaction thereafter. Same condition retirement वाला, जैसे ही जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ वैसे ही वो पार्टनरशिप से गया बाहर, वैसे ही उसके बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए वो लाइबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो ऑपरेट कर सकते हैं फर्म को वो ऑपरेट कर सकते हैं अगर वो चाहें, नहीं तो वो क्या करेंगे? वाइंडिंग अप कर देंगे फर्म को, यानी कि फर्म का सारा काम अफेयर्स जो भी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बैंकर जो है वो शुड ऑनर द चेक, मतलब वो ऑनर करेगा चेक को, किसका? ड्रॉन बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ है, दिवालिया जिसको घोषित किया गया है, उसके चेक को ऑनर बैंक करेगा, लेकिन कब करेगा? तब करेगा बिफोर हिज एजुडिकेशन, ओनली आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट पार्टनर्स, यानी जब तक सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं जो दिवालिया घोषित नहीं हुए हुए हैं, वो जब तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बैंक को कि ये पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो गया, अभी पार्टनरशिप फॉर्म से जा चुका है, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक उसके चेक सारे ऑनर होंगे, मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर का भी चेक ऑनर होगा। इलीगल नहीं होगा ना, नॉलेज कहाँ है बैंक को? बैंक के पास जब तक नॉलेज नहीं है तो पार्टनर्स के बिहाफ में इलीगल है। हाँ, तो यहाँ तभी तो बोला जा रहा है कि कंसेंट देना पड़ेगा। अगर सबने बोल दिया कि भाई ऑनर करो इसके चेक को, और नॉलेज भी नहीं है बेसिकली फॉर्म बैंक को कि भाई ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, सॉल्वेंट पार्टनर कुछ कह ही नहीं रहा है इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए, तब तो उसके लिए तो बैंक के लिए तो सॉल्वेंट ही है। आई बस समझ में, जब तक कोर्ट से भी नोटिस आ जाता है कई बार इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए, तब तक जब तक कोई नोटिस नहीं है तब तक तो दैट वाज इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर वाले सिचुएशन में, ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? जिसके पास लायबिलिटी कम रहता है, जिसकी लायबिलिटी जो है, जिसकी लायबिलिटी आपके पर्सनल एसेट्स को इफेक्ट नहीं करेगी, यानी कहने का मतलब है कि आपने एक फर्म ओपन किया और आपने LLP 2008 एक्ट के तहत आपने अपने फर्म को रजिस्टर कर लिया, फर्म रजिस्टर कर लिया, यहाँ LLP रजिस्टर्ड होंगे LLP एक्ट 2008 के हिसाब से, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऐसे सिचुएशन में इन द केस ऑफ द डेब्ट और एनी लोन इज टेकन बाय द पार्टनर्स, वो क्या होगा? वो लोन के पैसे को चुकाने के लिए बैंक कभी भी आपके पर्सनल एसेट को हाथ नहीं लगाएगी, आपके घर को, आपके कार को वो नहीं ले जाएगी। वो अगर उसको अगर वसूलना भी होगा पैसा तो किसके थ्रू लेगी? आपके फर्म के बेसिकली जितने भी एसेट्स हैं उसके थ्रू, यानी आपके ऑफिस को वो कर सकती है, ऑफिस बिल्डिंग को कर सकती है, एसेट्स को कर सकती है, लेकिन आपकी जो पर्सनल एसेट है, यानी जो आपके घर में घर है, आपका कार है, या आपकी जो फैमिली में जो है आपकी ज्वेलरी एंड ऑल, वो सब चीजों को हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप, उसमें आपके पर्सनल एसेट्स भी चले जाएंगे इन द केस ऑफ बेसिकली डेब्ट या बैंक लोन, अगर आप चुका नहीं पाए तो, ठीक है। तो LLP एक्ट 2008 के हिसाब से अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इंडिया में अगर फॉर्म हुआ है और वो LLP है, तो ऐसे सिचुएशन में दे विल वर्क लाइक अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कंपनी वर्क करता है ना सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे फर्म का और उसके लोगों का कोई लिंक नहीं है, सेम वैसे ही आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी वर्क करेगी कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी का और बेसिकली फर्म का कोई लिंक नहीं है, दे बोथ आर सेपरेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, राइट।
सो यहाँ पर आपके ऐसे सिचुएशन परपेचुअल सक्सेशन होगा, सेम चलता चला जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो सिचुएशन होगा दैट विल बी लाइक द कंपनी बट दे आर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ भी वही सिचुएशन होगा, ऐसे फर्म ऐसे कंपनी के लिए, आजकल तो कंपनी ओपीसी भी हो गई है, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो ओपीसी के तहत आप अकेले भी एक फर्म को या कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ लेकिन एलएलपी में भी आपको 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए, और जिसमें से एक कौन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक कौन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा वो सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी उसमें पार्टनर्स हैं, जो नॉर्मल है, जिस तरीके से नॉर्मली आपके पार्टनरशिप होता है वैसे रन करेगा, लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप का इट इज अ मिक्सचर वी कैन से। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होगा फर्म का ऐसी सिचुएशन में जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो सेक्शन 26 कहता है कि हर एक एवरी पार्टनर ऑफ सच फर्म, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फर्म के हर एक पार्टनर जो हैं वो बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एजेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन कोई भी पार्टनर जो है उसके पास उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप टच नहीं किया जाएगा इन द केस ऑफ डेब्ट। ठीक है, और हर एक पार्टनर के पास ऑथोरिटी है वर्क लाइक अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मेंटेन करने का। ठीक है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है या कोई भी गलत काम इलीगल काम करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी फर्म जो है या फर्म की ऑथोरिटी नहीं होगी, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर सिंगल कोई पार्टनर ऐसा करता है तो। ठीक है, क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, an obligation of LLP whether arising in contract or otherwise solely the obligation of firm, the liability of firm shall be made out of the property of the firm। कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के प्रॉपर्टी से कोई भी लाइबिलिटी जो बिजनेस के लिए लिया गया कोई भी डेब्ट है तो वो फर्म की बेसिकली प्रॉपर्टी से जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं। आई बस समझ में क्लियर हो गई बात? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है यहाँ तक, जितने भी पॉइंट्स करवाए हैं ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. बैंक, ओके, सो लोकल एरिया बैंक्स जो हैं दे वर सेट अप अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के हिसाब से 1996 में गवर्नमेंट स्कीम आया था फॉर सेटिंग अप द लोकल एरिया बैंक्स, उसके तहत लोकल एरिया बैंक को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इन अगस्त 1996 को ये आया था। ठीक है, कि कोई भी चाहे तो नया प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट लोकल बैंक को सेट कर सकता है। ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 डिस्ट्रिक्ट के मतलब डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता है लोकल एरिया बैंक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली लोकल एरियाज को, लोकल एरिया बैंक्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि इनेबल करना मोबिलाइजेशन ऑफ द रूरल सेविंग्स बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस, यानी लोकल एरिया में जो बेसिकली बोल सकते हैं ना डिपॉजिट की प्रॉब्लम, लोन की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करना मेन इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इनका एक और काम है बेसिकली द ओवरऑल आइडिया जो ये लाया गया है लोकल एरिया बैंक को सेटअप करने का, वो क्यों लाया गया है? टू बेसिकली ब्रिज द गैप्स इन द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, यानी क्रेडिट अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में, उनको बेसिकली रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, और ऐसे तो आरबीआई में बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे लोकल एरिया बैंक को स्टार्ट करने के लिए, अराउंड 227, जिसमें से आरबीआई ने सिर्फ 10 लोकल एरिया बैंक को अलाउ किया था बेसिकली सेट करने के लिए बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 में आई थिंक 4 या 5 ही रह गए लोकल एरिया बैंक। ठीक है, अब की फीचर क्या है लोकल एरिया बैंक का, थोड़ा सा फीचर्स लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो फीचर्स ऑफ लोकल एरिया बैंक लिख लीजिए। जो हर एक लोकल एरिया बैंक है, ऐसे लिखना छोटा छोटा पॉइंट, पहला लिखिए रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट लिखिए रजिस्ट्रेशन। अब मतलब ये रजिस्टर्ड तो होते हैं लोकल एरिया बैंक, बट चूंकि दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, दैट्स व्हाई दे कम्स अंडर द नॉन शेड्यूल्ड बैंक, है ना। अब ये रजिस्टर्ड कैसे होते हैं? हर एक लोकल एरिया जो बैंक है वो रजिस्टर्ड होगा एज पर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड की तरह रजिस्टर्ड होगा, किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, और दे आर लाइसेंस, और इनको लाइसेंस किसके अंडर में मिला होगा? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो बेसिकली दे आर रजिस्टर्ड अंडर द 1956 कंपनीज एक्ट एंड दे आर बेसिकली
आपका लाइसेंस कब मिला है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो पहला क्लियर हो गया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लोकल एरिया बैंक इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो ये कौन से टाइप के बैंक होते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है। However, they are eligible to include in the second schedule of the RBI Act 1934, subject to eligibility criteria of RBI। मतलब इनको अब ये एलिजिबल हैं, लेकिन अभी तक इनको एंट्री मिली नहीं है, तो अभी ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक ही है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो लोकल एरिया बैंक है उनका जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन समझते हो क्या होता है? ऑथोरिटी ऑफ द एरिया। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पुलिस स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है कि भाई दानापुर पुलिस स्टेशन है तो सिर्फ दानापुर एरिया ही इसके अंडर में आएगा, उसके आगे का एरिया अंडर में नहीं है। कोई केस हुआ तो वहीं के एरिया में हम बेसिकली केस फाइल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, यानी ऑथोरिटी और पावर ऑफ गिवन एरिया। तो इसमें जो एरिया होता है लोकल एरिया बैंक में, आपका जो होता है एरिया डिसाइडेड होता है। तो और कितने एरिया है? 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट, 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ इंक्लूड होंगे आपके लोकल एरिया बैंक में। 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट होंगे, सिर्फ वहीं के लोग वहां पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी ये सब ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो जुरिस्डिक्शन इनका क्या होगा? 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और बेसिक जो इनका काम क्या होगा? वही फंड वगैरह प्रोवाइड करना, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। तो डिस्ट्रिक्ट एरियाज तो लगभग वैसे ही होते हैं, रूरल एरियाज में काउंट होते हैं, ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट नहीं है बट सम डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल इनके लिए क्या होता है? फिक्स्ड होता है 5 करोड़, ठीक है। लिखिए इसमें, मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल ऑफ अ लैब मतलब लोकल एरिया बैंक वॉज फिक्स्ड एट 5 करोड़। कितना फिक्स कर दिया गया है? 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, जो लोकल एरिया बैंक्स होंगे उनके जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स होंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी, ये सारी की सारी आरबीआई के द्वारा बनाई गई होगी। किसके द्वारा बनाई गई होगी? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। सच अ बैंक हैज मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। मतलब 8% इनके पास, मतलब इनको कितना कैश मेंटेन करना है, क्या रखना है, ये सारा का सारा कौन मेंशन करेगा? आरबीआई, ठीक है। हर एक लोकल एरिया बैंक जो होगा, ईच लोकल एरिया बैंक इज अलाउड टू ओपन ब्रांच, मतलब वो ब्रांच ओपन कर सकता है। ओनली 1 अर्बन सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट ब्रांचेस वर अलाउड टू ओपन इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज। यानी अगर आपको ओपन करना है तो एक ही अर्बन एरिया में कर सकते हो आप, और बाकी जितना भी ब्रांच ओपन करोगे कहाँ करोगे? सेमी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। मतलब अगर आपका डिस्ट्रिक्ट को एक अर्बन एरिया को भी इंक्लूड कर रहा है तो आप एक वहां ओपन कर सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी होंगे कहां पर ओपन होंगे? सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया लोकल एरिया बैंक, ठीक है। अब लोकल एरिया बैंक करता क्या है? तो ऑब्वियसली दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स फॉर द एग्रीकल्चर के लिए काम देता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए देगा, ठीक है, ट्रेडिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज वगैरह के लिए लोन देगा ये, ठीक है। उसके अलावा दे हैव, ठीक है, और ये इनके पास ना कुछ और भी है, जैसे इन्होंने 10% जो अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए भी बेसिकली रखा है रिजर्व करके। अगर वो 10% जो लोन का अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा? वीकर सेक्शन को, ठीक है। अब कौन कौन से बैंक है इसमें लिख लो। कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, देखना हमेशा याद रखना पब्लिक होगा ये। क्या होगा ये? पब्लिक, इसलिए लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट, ठीक है, तो लिमिटेड होगा। कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है ना। और ये कौन कौन से एरिया को रखता है? कृष्णा, गुंटूर और वेस्ट गोदावरी, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस है विजयवाड़ा में, ठीक है। तो ये 2-3 वही डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहा है। कोस्टल लोकल एरिया बैंक, और स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, ठीक है। सेकंड है कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नाम सुना है ये सब बैंक का? कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। तो कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 14 जनवरी 2000 को इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसका जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से एरिया में चलता है? 3 डिस्ट्रिक्ट में, जालंधर मतलब पंजाब के एरिया में, ये जालंधर, कपूरथला और एक होशियारपुर, वो पंजाब में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? फगवाड़ा, पंजाब,
ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को बस कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन सा? कपूरथला, जालंधर और होशियारपुर। ठीक है, पंजाब में है ये। नेक्स्ट एक और बैंक है, क्या नाम है? हेड ऑफिस है इसका फगवाड़ा, PHAGWARA, फगवाड़ा पंजाब, इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, एक और बैंक है कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक। कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ये भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बैंक को स्टैब्लिश कब किया गया है? 28 Feb 2001 को इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसका जो ऑपरेशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? एक है आपका रायचूर और गुलबर्गा। ठीक है, मतलब कुछ इसके कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन आंध्र प्रदेश, रायचूर, गुलबर्गा, कुछ स्टेट, कर्नाटका का भी स्टेट को इन लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट दे इंक्लूडेड इट। एक और है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कोल्हापुर में। कोल्हापुर कहाँ है पता है ना? मुंबई, महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र में सबसे स्मॉलेस्ट है और इसका सिर्फ 8 ब्रांच है। कोल्हापुर में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। बहुत सारे और भी बैंक है, जैसे आपके साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक है। ठीक है, बहुत सारे बैंक जो है वो इतना लॉस में है कि वो बेसिकली रन ही नहीं कर पाए, तो बहुत सारे बैंक क्लोज भी हो गए। तो वही 3-4 बस लोकल एरिया बैंक बचे हुए हैं। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट है जो समझ ना आया हो? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? किसी को भी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे